हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस। माई सेल्फ ईशु ठाकुर। बेटा लेट्स वी स्टार्ट करंट अफेयर क्लास 2 स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम। और इस क्लास को बेटा स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बेटा आज हम करंट अफेयर्स की क्लास 2 को आपके सामने लेके आए हैं। चलिए बेटा हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो हमारे पास अभी हमने देखा कि रिसेंटली में G20 समिट्स हुई थी, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं बेटा हम आपके लिए। और भी अदर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए हम आज आपके लिए प्रेजेंट है लेके। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बेटा क्लास को, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। तो बेटा आप लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्वेश्चन है G20 से रिलेटेड कि व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश्ड, कि G20 की स्थापना कब हुई थी। ठीक है भाई, तो G20 की स्थापना कब हुई थी तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ए 1999, बी 1985, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन आता है सी 1995 और हमारे पास ऑप्शन आता है बेटा डी 2000। तो व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश्ड, G20 की स्थापना कब हुई। तो बेटा थोड़ी सी इसकी जानकारी हम ले लेते हैं G20 के बारे में। तो आप देखेंगे बेटा कि G20 वॉज एस्टेब्लिश्ड, जो G20 बना था बेटा वो 26 सितंबर 1919 को बना था, टू ब्रिंग टुगेदर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि आप देखेंगे कि भाई G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, जिसमें विकसित और विकासशील देशों, क्या था बेटा इसमें विकसित और विकासशील देश, यानी कि विकसित देश जो डेवलप कंट्रीज होती हैं और विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। तो विकसित देश हम बेसिकली बोल सकते हैं जिनकी जीडीपी, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बेटा, वो डबल डिजिट में होती है, और जो विकासशील जो डेवलप कर रहे हैं लाइक इंडिया, इनकी जो जीडीपी होती है बेटा ये सिंगल डिजिट में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या थी बेटा G20 की स्थापना 26 सितंबर 1919 में विकसित और विकासशील दोनों देश, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और क्या था हमारे पास सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के थे। तो विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर को एक साथ लाने के लिए की गई थी। ठीक है, दूसरा कहता है द G20 was created in response to both the financial crisis that arose in a number of emerging economics in 1990s and to growing recognition that some of these countries were not adequately represented in global economic and discussion and governance। यानी कि जो G20 का गठन था वो 1990 के दशक में एक नई क्या बेटा एक कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न हुई वित्तीय संकट, यानी कि कई अलग अलग हमारी जो इकोनॉमिक एक्सरसाइजेस शुरू हो गए थे बेटा, वो वित्तीय संकट और इस बढ़ती मान्यता के जवाब में किया गया था। और इनमें कुछ देशों को वैश्विक आर्थिक चर्चा, क्या कुछ देशों को वैश्विक आर्थिक चर्चा और शासन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला था। तो बेटा इस तरीके से ये G20 की क्या हुई थी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। तो आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि भाई G20 की स्थापना कब हुई थी बेटा 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसमें एक साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और सेंट्रल बैंक गवर्नर थे डेवलप और डेवलप कंट्रीज के आए थे, और इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया भाई ये क्यों बना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्लियर है कि भाई G20 की एस्टेब्लिश कब हुआ था 1999 में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1999 में इसके क्या हुआ था एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है कि वेयर डिड द इंस्पिरेशन, क्या बोला गया वेयर डिड द इंस्पिरेशन फॉर द G20 समिट लोगो इन 2023 केम फ्रॉम, कि भाई जो G20 2023 में जो अभी रिसेंटली हमारे भारत में दिल्ली में हुआ है, तो जो उसका क्या था बेटा लोगो था, क्या था लोगो था, तो उसका इंस्पिरेशन हमें कहां से मिला है। ठीक है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह की प्रेरणा कहां से मिली है। तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं बेटा रशिया पब्लिक, क्या बेटा रशिया पब्लिक बैनर, ठीक है भैया। दूसरा द नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस, तीसरा
द फ्लैग ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन जो हमारे पास आता है नथिंग अनलेस देयर आर अदर ऑप्शन। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने दे देते हैं कि भाई किस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑप्शनों को हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं भाई कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं भाई लोगो क्या है, समिट लोगो। तो आप देखेंगे बेटा जो G20 है, क्या बेटा जो G20 लोगो है, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स है इंडियन नेशनल फ्लैग के। तो हमारे जो भारत का क्या है बेटा नेशनल फ्लैग है, उसमें कलर कौन कौन से, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन और ब्लू कलर। ब्लू कलर आपने देखा होगा हमारे फ्लैग में बीच में चक्कर में होता है बेटा। ठीक है, तो जो G20 का लोगो है उसकी इंस्पिरेशन कहां से आई है, हमारे इंडियन फ्लैग से आई है। और हमारे जो इंडियन फ्लैग है सैफ्रॉन है, व्हाइट है और ग्रीन और ब्लू कलर उस पे होते हैं। एंड इट जक्स्टापोजेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस। तो बेटा इसमें क्या बोला गया, जक्स्टापोजेस प्लैनेट का मीनिंग क्या है कि आप देखो बेटा इसका आपको लोगो नजर आ रहा होगा G20 का, आ रहा है। तो इस लोगो में आप क्या देख रहे हैं बेटा, G20 जो लिखा हुआ है बेटा आप इसमें देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक लोटस। ठीक है भाई, ये हमारा क्या बेटा राष्ट्रीय फ्लावर है, ठीक है ना, राष्ट्रीय फूल है। और इसमें क्या है बेटा, ये अर्थ को क्या किया गया, प्लेस किया गया है। तो यही इसका क्या बेटा मीनिंग है। तो बेटा हमारा एम बस यही रहता है कि आपको हर एक तरीके से क्लियरिफिकेशन करें, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जक्स्टापोजिस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस, इंडिया नेशनल फ्लावर, रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एमिड चैलेंजेस। ठीक है बेटा, तो ये इसका मीनिंग है। यानी कि G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवांत रंग केसर या सफेद और हरे और नीले रंग से क्या करता है, प्रेरणा लेता है। और ये पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है। किसके, ये पृथ्वी ग्रह को किससे जोड़ता है बेटा, हमारे ये राष्ट्रीय कमल से क्या करता है बेटा, जोड़ता है। जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है कि जो भी हमारे सामने चुनौतियां आ रही है उससे लड़ते हुए हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक डेवलप, एक हर एक चीज में हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। फिर कहता है द अर्थ रिफ्लेक्ट इंडिया प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इज परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर। यानी कि पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। और आपको पता है बेटा कि एक हमारा जो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जहां पे क्या लाइफ पॉसिबल है, और इन्हीं के सभी को लाइफ को साथ लेते हुए चलना है। ये G20 का क्या है बेटा, एक मोटिव भी है। तो पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो पृथ्वी के साथ पूर्ण सामंजस्य कोऑर्डिनेशन को बैठाती है। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत है। अब आपसे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो G20 के नीचे लोगो ये लिखा हुआ है भारत, ये कौन से उसमें लिखा हुआ है, लिपि में लिखा हुआ है। तो ये जो रिटर्न है ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये देवनागरी लिपि में इसे ये लिखा गया है। ठीक है, तो आपको यह भी पता चल गया कि जो लोगों की इंस्पिरेशन है वो कहां से ली गई है। ठीक है, क्लियर बेटा। और जो इसके नीचे क्या लिखा गया, भारत लिखा गया है, वो कौन सी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपको मिल गया होगा। और इसका आंसर क्या है बेटा, तो इसका आंसर आता है द फ्लैग ऑफ इंडिया। क्या बेटा, इसका आंसर आता है द फ्लैग ऑफ इंडिया, इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन कहां से मिली है भाई, भारत के फ्लैग से ली गई है। ठीक है, तो भारत के झंडे से ये ली गई है। क्लियर है, आई होप क्लियर है बेटा ये टॉपिक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा हमारे पास G20 से है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20, कि G20 का मुख्यालय कहां पर है। तो आपके सामने ऑप्शन है बेटा USA, भारत, ठीक है, इंडिया, बोथ ए एंड बी, यानी कि यूएसए और भारत दोनों है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। यूएसए भारत दोनों में से दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई नहीं, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर की बात करें तो बेटा इसके अंदर कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। आप बेसिकली देखेंगे इसके अंदर क्या होती है, प्रेसिडेंसी होती है बेटा, जो हर एक साल हर एक अलग अलग देशों को दी जाती है। जैसे लास्ट अक्टूबर से और अभी तक हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट ब्राजील पे होगी बेटा। तो इसमें क्या होती है बेटा, प्रेसिडेंसी होती है। क्या होती है बेटा, इसके अंदर प्रेसिडेंसी होती है। तो इसका कोई एक हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं बेटा थोड़ा। तो द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर,
इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया। इंस्टेड द G20 प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर G20 एजेंडा इन कॉन्सुलेशन विद अदर मेंबर्स एंड इन रिस्पॉन्स टू डेवलप इन द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि जो G20 अध्यक्ष अन्य सदस्यों के परामर्श से, यानी कि दूसरे सभी से क्या लेते हैं बेटा, राय लेते हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए इसका कोई हेडक्वार्टर या क्या नहीं होता, सेक्रेटरी नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होती है, एक प्रेसिडेंसी होती है जो हर एक ईयर अलग अलग देशों पे जाती है। क्लियर है बेटा? तो इसका जो आंसर हमारे पास आया, तो इसका आंसर आएगा नन अबव द अबव, इनमें से किसी पे नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है हमारा क्या बेटा, आंसर है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ G20 2023? तो कह रहा है जो टॉपिक है G20 का 2023 में वो किसके ऊपर था। तो क्वेश्चन है G20 टॉपिक के, और ऑप्शन हमारे पास आता है, फर्स्ट ऑप्शन है लव लाफ्टर एंड लिव, ठीक है भाई, तो प्यार हंसी और जियो पे। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास आता है द वसुधैव कुटुंबकम, द वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन सी है ब्लैक लिव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, और नथिंग अनलेस देयर आर अदर ऑप्शन, जब तक अन्य विकल्प ना हो तब तक कुछ नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास बेटा आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो आप देख रहे होंगे बेटा जो G20 टॉपिक है, तो द टॉपिक ऑफ इंडिया G20 एडमिनिस्ट्रेशन वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये जो हमारा ये दिया गया है बेटा वसुधैव कुटुंबकम, ये किस पे है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि हम सबकी क्या है बेटा एक ही अर्थ है, और ये पूरा वर्ल्ड हमारा क्या है बेटा एक फैमिली संचार है, और हमें वन फ्यूचर, हम सबका क्या है बेटा एक साथ चलेंगे तो हमारा क्या है एक ही फ्यूचर है, ठीक है बेटा, क्या है बेटा एक ही फ्यूचर है। इसी थीम को लेके हम क्या बढ़े, आगे बढ़े इस बार। तो इज ड्रॉन फ्रॉम द एंटिक्वेटेड संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महा उपनिषद से ये बेटा लिया गया है, ठीक है। तो भारत के G20 प्रशासन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई ये कहां से लिया गया है, तो ये हमारे महा उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया था, महा उपनिषद से ये लिया गया है, ठीक है। फिर कहता है इन एसेंस द थीम एम्फेसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल लाइफ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर इंटरकनेक्टेंस ऑन अर्थ एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। यानी कि विषय सभी इसमें मानव हो, पशु हो, पौधे हो, सूक्ष्म जीव के महत्व के साथ साथ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड, किसकी बात करिए, हमारे पूरे यूनिवर्स की बात करिए, हमारे पूरे पृथ्वी की बात करिए, उनके अंत संबंध पर क्या करता है, जोर देता है, ठीक है। तो जो हमारे बेटा इस पे क्या है, जो टॉपिक है G20 का की बारी, क्या नाम दिया गया था उसे, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, हमारे इस पे बात की गई थी, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बेटा, तो इसका आंसर बेटा बताइए जल्दी क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे हमारे पास ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें बेटा हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम टाइम पे बेटा क्या होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, यूजफुल होती है। क्या होती है बेटा एग्जाम टाइम पे, ये क्या होती है बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा यूजफुल होती है, ठीक है। क्लियर है बात? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द G20, यानी कि G20 को लेके कौन सी बात सही है, ये हमारे सामने बेटा क्या क्वेश्चन आता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमें जो दे रखे हैं बेटा, ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि वर्तमान, अतीत और भविष्य के, क्या वर्तमान, अतीत और भविष्य के G20 मेजबान देशों की एक ट्रोइका राष्ट्रपति पद का समर्थन करती है, यानी कि ट्रोइका ऑफ अ करंट पास्ट एंड फ्यूचर G20 होस्ट नेशन सपोर्ट द प्रेसिडेंसी। फिर हमारे पास ऑप्शन बी आता है चाइना होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2015, और फिर ऑप्शन सी हमारे पास आता है
कि दी G20 प्रेसिडेंसी रोटेट एवरी 2 ईयर, यानी कि हर एक 2 साल में क्या करती है, ये रोटेट करती है। G20 की अध्यक्षता हर 2 साल में बदलती है। और नेक्स्ट ऑप्शन बेटा आप देख रहे हैं कि दी G20 हैज अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। क्या बेटा ये G20 जो है ये क्या परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, यानी कि G20 का एक स्थायी सचिवालय है। तो इसके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा इसके बारे में कि भाई इसके अंदर कोई परमानेंट क्या नहीं होता, सेक्रेटेरिएट नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, फिर हमारे पास द G20 प्रेसिडेंसी, अभी मैंने आपको बताया कि भाई G20 प्रेसिडेंसी रोटेट हर एक 2 साल में नहीं होती, हर एक ईयर क्या होती है बेटा चेंज होती है। तो ऑप्शन सी भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड बी। क्या ऑप्शन ए एंड बी हमारे पास बचते हैं। तो चाइना होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2015, ये भी हमारे पास क्या है बेटा एक गलत ऑप्शन है। तो सही जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि अ ट्रोइका ऑफ अ करंट पास्ट एंड फ्यूचर G20 होस्ट नेशन सपोर्ट करती है किसको, प्रेसिडेंसी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बेटा आप देखेंगे ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रोइका विच इंक्लूड द करंट इमीडिएट पास्ट एंड द फ्यूचर होस्ट नेशन को दिखाती है एंड सपोर्ट करती है G20 प्रेसिडेंसी को। जैसे अभी लास्ट ईयर और अब तक हमारे पास है, भारत के पास है, और नेक्स्ट ईयर ब्राजील के पास होगी। तो ये हर एक साल क्या करती है बेटा, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ट्रोइका जिसमें वर्तमान, तत्काल, अतीत, भविष्य के मेजबान देश शामिल हैं, G20 के अध्यक्षता का समर्थन करती है। इसी से क्या बना है बेटा, ये ट्रोइका बना है। ठीक है, जो लास्ट पास्ट में किसके थी, प्रेजेंट में किसके पास है, और फ्यूचर में किसके पास होगी। क्लियर है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या था बेटा, ए ऑप्शन था कि भाई a troika of a current past and future G20 host nation सपोर्ट करता है देयर प्रेसिडेंसी। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास कि टेरी गो, क्या टेरी गो हु इज टू रन एज अ ताइवान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो आप देख रहे हैं बेटा जो टेरी गो है, जो ताइवान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में क्या हुए बेटा, खड़े हुए चुनाव के लिए, और वो किस कंपनी के फाउंडर ने, संस्थापक हैं भाई, किस कंपनी के क्या है वो, संस्थापक हैं। तो आपके सामने बेटा ऑप्शन है सैमसंग, किया, ठीक है, फॉक्सकॉन और एलईपी। ठीक है, सैमसंग, किया, फॉक्सकॉन और एलईपी आपके पास क्या है बेटा ऑप्शन है। ठीक है, तो जो ये टेरिगो है ये बेटा क्या है, ये एक किसी कंपनी के संस्थापक हैं, और ये किसके लिए खड़े हुए हैं बेटा, एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जो ताइवान के ये खड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया भाई वो कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं, संस्थापक। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। तो कहता है टेरिगो हु फाउंडेड एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन, क्या है बेटा, एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन has announced that he will run as an independent candidate in Taiwan presidential election। तो आपको पता चल गया बेटा इसका आंसर क्या है, एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ये क्या है बेटा, ये कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है, संस्थापक हैं। तो एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन की स्थापना करने वाले टेरिगो ने घोषणा की है कि वह ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्या हो गए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो देश के राष्ट्रपति चुनाव इस साल सितंबर में वहां पे होने वाले हैं कि, और फॉक्सकॉन फॉर्मली नोन एज, क्या बोलते हैं इसे बेटा, हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हॉर्न है प्रिसिशन इंडस्ट्रीज कंपनी इज अ मेजर सप्लायर एप्पल और हैज मैनी फैक्ट्रीज इन चाइना दैट मैन्युफैक्चर आईफोन। तो इसकी बहुत सी फैक्ट्री किसमें, चाइना में, जो क्या करती है बेटा, ये मैन्युफैक्चर करती है आईफोन को, और अभी रिसेंटली आईफोन 15 क्या हुआ है, लॉन्च भी हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो ये कौन सी कंपनी के फाउंडर है बेटा, फॉक्सकॉन कंपनी के ये फाउंडर है। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि जो टेरिगो है वो कौन सी कंपनी के बेटा, हमारे पास ऑप्शन सी फॉक्सकॉन कंपनी के क्या है बेटा, ये संस्थापक है, फाउंडर। ठीक है, जो ताइवान में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में चुने जा रहे हैं और ये लड़ रहे हैं इलेक्शंस में। ठीक है, इसी मंथ सितंबर में ये क्या होने यहाँ पे चुनाव होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच वाज रिलीज रिसेंटली। ये क्वेश्चन, ये बड़ी चर्चा चली है अभी, हाँ रिसेंटली में,
तो विश्व के सबसे उन्नत अरबी बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है जिसे हाल ही में जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शन बेटा आप देख रहे हैं, ऑप्शन है ज्ञान, ऑप्शन बी है जैस, ऑप्शन सी है बेटा हमारे पास रू, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है बेटा रुएस। क्या है बेटा? रुएस ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए बेटा थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहता है इंसेप्शन यूनिट ऑफ आबू धाबी एआई कंपनी G42। कौन सी कंपनी है इसका ध्यान रखना ना, आबू धाबी एआई कंपनी G42 हैज रिलीज जेस। क्या रिलीज करा इन्होंने? जेस, द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बेटा। यानी कि अबू धाबी एआई कंपनी G42 की इकाई इंस्पेक्शन ने दुनिया का सबसे उन्नत अरबी भाषा मॉडल जैस जारी किया है। क्या जारी किया इन्होंने? कौन सा मॉडल जारी किया इन्होंने? जैस मॉडल को क्या करा यहाँ पे जारी किया है। और जैस एक द्विभाषी अरबी अंग्रेजी मॉडल है। क्या बेटा? द्विभाषी क्या है ये? द्विभाषी अरबी मॉडल है जिसे टेक्स्ट और कोड लिखना और ये कोड के विकासशील डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि जैस इज अ बाइलिंगुअल अरेबिक लैंग्वेज मॉडल है जो ट्रेन की गई है डाटा सेट ऑफ टेक्स्ट पे और किस पर? कोड पे ये सेट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। इसमें क्या बेटा? अलग अलग वैरायटी टास्क की, सच एज मशीन ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट समराइजेशन है और क्वेश्चन आंसरिंग, ये इसमें कर सकते हैं। तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। क्या क्या यूजेस है बेटा इसका? ये ध्यान रखना। मशीनी अनुवाद कोई करता है, पाठ का सारांश बताता है, ठीक है बेटा, और प्रश्न उत्तर देना इसका ये काम है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसे 116 बिलियन अरबी टोकन और 279 बिलियन अंग्रेजी टोकन का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर कॉन्डोर गैलेक्सी पर प्रशिक्षित किया गया था। किस पर प्रशिक्षित किया था? गैलेक्सी पर प्रशिक्षित किया गया था। इट वॉज ट्रेन ऑन द कॉन्डोर गैलेक्सी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर यूजिंग 116 बिलियन अरेबिक टोकन्स एंड 279 बिलियन इंग्लिश टोकन्स पे ये ट्रेन किया गया था। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसके लिए ये ध्यान रखना बेटा। ये कौन सी कंपनी थी? एआई कंपनी G42। ठीक है। इसने क्या रिलीज करा था? जेस रिलीज करा था। और मैंने बता दिया जेस है क्या? ये बायलिंगुअल अरेबिक इंग्लिश मॉडल है दैट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन अ मैसिव डाटा सेट, टेक्स्ट और कोड पर ये काम करती है। और ये इसका किसके यूज में काम कर सकते हैं बेटा? टेक्स्ट समराइजेशन के रूप में, मशीन ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसरिंग के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा बेटा? जैस इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बेटा, अविनाश सावली हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आजकल आप देख रहे हैं अविनाश सावले का बेटा बड़ा नाम चल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया ये किस स्पोर्ट्स से आते हैं? ठीक है, किस स्पोर्ट से ये आते हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है बेटा? स्टीपल चेस। क्या ऑप्शन है? स्टीपल चेस। बी ऑप्शन है टेनिस, और सी ऑप्शन है हमारे पास क्या? सी ऑप्शन है शूटिंग, और जो डी ऑप्शन आता है हमारे पास तीरंदाजी आता है, आर्चरी बोलते हैं। ठीक है। तो स्टीपल चेस, टेनिस, शूटिंग और आर्चरी से ये आते हैं। तो पहले इनके बारे में बेटा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बोला गया इन एथलेटिक्स इंडिया अविनाश सावले क्वालिफाई हुए फॉर हिज मेडन डायमंड लीग फाइनल आफ्टर फिनिशिंग द 5th इन द मेंस 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस में। कौन सी में आया बेटा? स्टेपल चेस रेस में एट द जेमन डायमंड लीग 2023 इन चाइना में हुई है। तो एथलेटिक्स में भारत के अविनाश सावले ने चीन में जियोमेन डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में 5वें स्थान पर रहने के बाद, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भैया कौन से स्थान पर रहे थे? तो ये कौन से स्थान पर रहे थे बेटा? 5वें स्थान पर रहे थे। अपने पहले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन मोरक्को के सुफियान और एक एल बकाली की ने मीट रिकॉर्ड के साथ जियोमेन ट्रैक और फील्ड स्पर्धा क्या करी? जीती थी। ठीक है। तो मोरक्को के सुफियान ने एक बकाली द रिजाइन ओलंपिक एंड द वर्ल्ड चैंपियन वोन द जेमन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट विद मीट रिकॉर्ड। ठीक है बेटा।
और ये भी पूछ सकता है भाई किसने जीता था, तो इसके लिए भी आपके सामने ये आंसर मौजूद है, ठीक है। और भारत के नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर पुरुष लंबी कूद पहले ही डायमंड लीग फाइनल में प्रवेश कर चुके, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये कौन से बेटा उससे आते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास स्टीपल चेस से आते हैं। तो ये रेस होती है बेटा, जो वाटर के अंदर क्या करते हैं, दौड़ते हैं, उनके सामने अलग अलग बैरियर्स आते हैं, उसको पार करते हुए इन्हें जाना होता है। ये 3000 मीटर की भी होती है, ये 2000 मीटर की भी होती है, इसे हम स्टीपल चेस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर है स्टीपल चेस, ठीक है भाई, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है यूआईडीएफ, क्या है यूआईडीएफ, इज एग्जीक्यूटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो शहरी अवसंरचना विकास निधि की संस्था द्वारा क्रियान्वित की जाती है, भैया कौन सी संस्था इसे चलाती है। तो ऑप्शन ए नीति आयोग है, ऑप्शन बी नेशनल हाउसिंग बैंक है, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेबी भी बोलते हैं। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में करंट अफेयर्स की पूरी डिटेल में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नीति आयोग, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा होगा। तो थोड़ा सी इसकी जानकारी ले लेते हैं मैडम। तो कहता है द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, क्या है, द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी इज अ चार्ज एग्जीक्यूटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो चार्ज कौन ले रहा है बेटा इसका, NHB has issued guideline in July and asked state to submit their proposal by September। कि ये सबको गाइड किया गया था कि भैया जो ये प्रपोजल है आप सितंबर तक क्या कर दे, सब सबमिट कर दे। तो शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि यूआईडीएफ को क्रियान्वित करने के प्रभावी राष्ट्रीय आवास बैंक NHB ने जुलाई में ही क्या कर दिए थे बेटा, डायरेक्शन दे दी थी कि राज्यों से सितंबर तक अपने प्रस्ताव जमा करने को कहा था, कि सब अपने अपने क्या रखें, प्रस्ताव रखें बेटा यहाँ पे। तो जो फंड है मेक्स लो कॉस्ट लोन अवेलेबल होगा टू 459 टायर 2 सिटीज, जिसकी पॉपुलेशन किसके बीच में आती है, 1 लाख एंड 9 लाख, ठीक है भाई, 9,99,999 के बीच में, एंड 580 टायर 3 टाउन विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 टू 99,999 एज पर द 2011 सेंसस के अनुसार ये डाटा ये दिया गया है, ठीक है भाई, ये 2011 सेंसस के अनुसार ये डाटा दिया गया है, ठीक है। तो यह फंड 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से 9,99,999 की आबादी वाले 459 टायर 2 शहर और 50,000 से 99,999 की आबादी वाले 580 टायर 3 शहरों को कम लागत वाले ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका मेन काम क्या है, ये लोन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये देखता है कि भाई कौन सी टायर 1 में, टायर 2, टायर 3, टायर 4 में सिटीज आ रही है, तो किस हिसाब से यहाँ पे लोन क्या करना है, कम से कम क्या करना है बेटा, ब्याज पे देना है, ठीक है बेटा। तो शहरों को कम लागत वाले ऋण उपलब्ध कराता है ताकि इसमें लागत कम, क्लियर है बात। तो ये एनएचबी का काम है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसी से बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको ये भी क्लियर होगा कि टायर 2 सिटी में कौन कितने आते हैं और टायर 3 सिटी में कितने आते, क्लियर है बात। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटा, तो इसका ऑप्शन बी नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन है कि यूआईडीएफ एग्जीक्यूट करता है कौन से इंस्टीट्यूशन से, तो नेशनल हाउसिंग बैंक इसका आंसर, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज आई स्टैंड इन ICRR स्टैंड फॉर। कहता ICRR में आई का क्या मतलब, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए देता है इंसिडेंटल, ऑप्शन बी देता है इंस्ट्रूमेंटल, और ऑप्शन सी देता है हमारे पास इंटरनेशनल, और डी ऑप्शन आपके सामने है इंक्रीमेंटल। क्या है, इंक्रीमेंटल ऑप्शन आपके सामने है। तो आकस्मिक, वाद्य, अंतरराष्ट्रीय या वृद्धिशील, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जानते हैं ICRR है क्या। तो आप देख रहे हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फेज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। तो आप देख रहे हैं बेटा
जो आईसीसीआर स्टैंड करता है किसके लिए, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है विच वाज इंट्रोड्यूस ऑन अगस्त 10 2023 को क्या करा था, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात आईसीआरआर, यानी कि क्या है, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात को चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज मैनर से बंद करने की घोषणा की, जिसे 10 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 10 अगस्त, ये ध्यान रखना, 10 अगस्त 2023 को ये पेश किया गया था। और आईसीआर वाज इंप्लीमेंटेड टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ 2000 नोट टू द बैंकिंग सिस्टम। कि भाई इन्होंने बोल दिया था सितंबर तक, यानी कि ये लास्ट दिन ही चल रहे हैं, ये क्या करेंगे, सारे 2000 के नोट चलन में होंगे, उसके बाद ये चलना बंद हो जाएंगे। तो आईसीआरआर को बैंकिंग प्रणाली में 2000 रुपए के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों के कारण होने वाली अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए लागू किया गया था। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 2000 नोट को बंद करने में। तो आरबीआई का लक्ष्य सिस्टम तरलता के झटके से बचना, कि भाई इस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, और व्यवस्थित मुद्रा बाजार कामकाज सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे आईसीआरआर का फंड जारी करना होता है। तो आईसीसीआर में आई स्टैंड किसके लिए करता है बेटा, इंक्रीमेंटल के लिए करता है। क्लियर है बात। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन डी इंक्रीमेंटल, इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धिशील। क्या होगा, वृद्धिशील होगा। आकस्मिक वाद्य अंतरराष्ट्रीय ये हमारे आंसर नहीं होंगे। क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल कैश रिजर्व रेशियो आईसीसीआर फॉर विच ऑफ दिस रीजन, किन कारणों से इन्होंने क्या करा, आईसीआरआर को इंट्रोड्यूस कर। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया भाई आईसीआर है क्या, तो अब ये जो आईसीआर को क्या करना था बेटा, लाना था, इंट्रोड्यूस करना था, तो ये आरबीआई ने ऐसा क्यों करा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या करा बेटा, इनमें से किस कारण से वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात की शुरुआत की थी। तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं बेटा, टू एनकरेज बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग टू द पब्लिक, यानी कि बैंकों को जनता को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना, कि भाई पब्लिक आए और हम इसे क्या दें, लोन वगैरह प्रोवाइड करें। सेकंड ऑप्शन है टू रिड्यूस द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, यानी कि बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकता को कम करना है। ऑप्शन सी हमारे पास आता है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट मेथड, यानी कि जो पेमेंट मेथड हो क्या हो, वो डिजिटल हो, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो। और ऑप्शन डी आता है टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम टू रिटर्न 2000 करेंसी नोट्स, यानी कि 2000 रुपए के नोटों की वापसी से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए इन्होंने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। तो ये चारों के चारों बेटा आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो चलिए बेटा थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसकी भी। तो कहता है आईसीआरआर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ टेम्पररी मेजर है, परमानेंट नहीं बेटा, ये क्या है, टेम्पररी मेजर है, मैनेज करता है एक्सेस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम विच अकर ड्यू टू द रिटर्न ऑफ 2000 करेंसी नोट्स, यानी कि 2000 के नोट को वापसी लेने के लिए ये क्या करा था, शुरू करा था। तो आईसीआर को बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित तरलता को प्रबंधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में पेश किया गया, जो 2000 रुपए के नोटों की वापसी के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, जो 2000 के नोट क्या कर लेना, वापसी करने की। फिर कहता है कि इस रिजर्व के लिए बैंकों को अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए मई और जुलाई 2023 के बीच अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारी में 10% की वृद्धि बनाए रखने की क्या थी, आवश्यकता थी। कितनी थी, 10% इंक्रीज इन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बिटवीन मई एंड जुलाई 2022 टू एब्जॉर्ब द सरप्लस लिक्विडिटी, यानी कि एब्जॉर्ब करा किसको बेटा, सरप्लस लिक्विडिटी के लिए। थर्ड ऑप्शन हम, थर्ड रीजन बेटा हमारे पास क्या, जो आरबीआई डिसाइड करता है डिसकंटिन्यू द आईसीआर इन अ फेज मैनर बाय रिलीजिंग इंपाउंडेड फंड इन इंस्टॉलमेंट as mentioned in the text to ensure that system liquidity is not subject to sudden shock and that money market function क्या कर सके, स्मूथ कर सके, इसका इम्पैक्ट ना पड़ सके। तो जैसा कि पाठ में बताया गया कि आरबीआई ने चरणबद्ध तरीके से जब धनराशि को किस्तों में जारी करके आईसीआरआर को बंद करने के लिए निर्णय लिया है, और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम की तरलता अचानक झटके के अधीन नहीं आए और मुद्रा बाजार सुचारू रूप से काम करता रहे। ठीक है, तो इसलिए ये लेके आए थे। तो ऑप्शन हमारे पास जो था, तो ऑप्शन हमारे पास डी इसका क्या होगा आंसर ऑफ, टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द रिटर्न
2000 करेंसी नोट्स, 2000 रुपए के नोटों की वापसी से उत्पन्न अधिशेष तरलता की अवशोषित करने के लिए लाया गया था, आईसीसीआर को लाया गया था। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए सामने आया कि जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल, CTAP जिसे बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किस संगठन का एक पहल है, किस संगठन ने ये शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन आता है हमारा कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन CPI, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, फिर हमारे पास ऑप्शन सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और ऑप्शन डी है हमारे पास होता है गावी एंड द वैक्सीन अलायंस। तो महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन और गावी वैक्सीन अलायंस, ये किसने क्या करी थी बेटा, शुरुआत करी थी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं पहले। तो जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल है सिक्योर्ड 3 न्यू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुए थे, मेडिसिन पेटेंट पूल MPP, और लॉन्च इन मई 2020 में लॉन्च होता विद WHO एंड कोस्टा रिका कोलैबोरेशन होता, बैक बाय 44 मेंबर स्टेट थे, UN एजेंसी थे, पार्टनर थे MMP के। तो CTAP ऑपरेट करता अंडर द सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन, और इट्स मिशन इज फैसिलिटेट द वॉलंटरी शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज डाटा अमंग डेवलपर ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक वैक्सीन एंड हेल्थ प्रोडक्ट। तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल ने मेडिसिन पेटेंट पूल MPP के माध्यम से 3 नए लाइसेंसिंग समझौते हासिल किए, और WHO और कोस्टा रिका, क्या WHO और कोस्टा रिका के सहयोग से मई 2020 में लॉन्च किया गया था, और 44 सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियां MPP CTAP जैसे भागीदारों द्वारा समर्थित सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन के तहत ये संचालित होता है। और इसका मिशन था कोविड-19 उपचार, निदान, टीके और स्वास्थ्य उत्पाद के डेवलप के बीच बौद्धिक संपदा, ज्ञान, डाटा, स्वैच्छिक साझाकरण की सुविधा क्या कर सके, प्रदान कर सके। और इस पहल का उद्देश्य तकनीकी प्रगति में तेजी लाना और महामारी से निपटने के लिए वैश्विक उत्पादन को क्या था, बढ़ाना था। तो आप तो बेटा सभी जानते हैं कोविड-19 क्या था, किस तरीके से ने हमारे लोगों के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए एक पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया है एक तरीके से। ठीक है ना, तो अब भी इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। ठीक है, व्यवसाय को लेके, कामकाज को लेके। तो ये इसका ऑप्शन बेटा आप लोगों के सामने है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, क्लियर है बात। और अभी आपने देखा तो इट्स मिशन फैसिलिटेट वॉलंटरी सेलेक्ट, और इसका ये बात बेटा ध्यान रखना कि ये नॉलेज डाटा अमंग डेवलपर कोविड-19 ट्रीटमेंट डायग्नोस करता है वैक्सीन एंड हेल्थ प्रोडक्ट को, किसको, वैक्सीन और हेल्थ प्रोडक्ट को, और WHO और कोस्टा रिका के सहयोग से, किससे, WHO और कोस्टा रिका के सहयोग से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा। तो WHO इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच स्टेट UT लॉन्च अ क्लीन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ड्राइव कॉल, जिसे मोदी बोला गया, यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान की क्या करी, शुरुआत करी। ठीक है, विच स्टेट UT लॉन्च अ क्लीन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ड्राइव, जिसे क्या बोला गया, मोदी, यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं बेटा उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ठीक है, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हमारे पास असम इसके ऑप्शन है। जानते हैं बेटा क्या है ये। तो असम लॉन्च, आपको पता चलेगा बेटा, असम लॉन्च अ क्लीन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ड्राइव दी गई, जिसे मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, किसको, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए असम ने मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नाम के एक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान क्या करा था, शुरुआत करा था। और ये बहुत एक अच्छा कदम था बेटा। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि सबसे उत्कृष्ट जिले की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और परिणाम अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह तक अस्थायी रूप से घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आने वाले साल में। ठीक है, अप्रैल के माह में बेटा
इसके परिणाम क्या कर दिए जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। और कैबिनेट ने राज्य भर में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी क्या दे दी है बेटा, मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा बेटा राज्य, ये आसाम राज्य जिसने ये सबसे पहले पहल करी थी। ठीक है, तो आपके सामने बेटा क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी आसाम। ठीक है भाई, सम इसका आंसर है। क्लियर है बात? ठीक है, तो बेटा आज के लिए ये क्वेश्चन थे आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को बेटा लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे शिक्षा मित्र चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके लोगों की और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मदद कर सके। और बेटा ये जो करंट अफेयर और जीके का सेक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारे एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे दिल्ली पुलिस से हो, चाहे अदर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो इनका एक मेन रोल है। तो इसीलिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आपके से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।